कोरोना। नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश खास मुलाकात। बिहार में असेंबली इंतखाबात हो रहे हैं। 3 में से पहले मरहले की वोटिंग हो चुकी है और बाकी 2 मरहलों के लिए इंतखाबी तशहीर अपने उरूज पर है। अहम सवाल यही है कि क्या बिहार में एंटी इनकम्बेंसी की लहर है या फिर यह कि एनडीए की रथ पर सवार जेडीयू के नीतीश कुमार ही इक्तदार पर काबिज होंगे। हालांकि बीजेपी के सियासी हलीफ और जेडीयू से सियासी दुश्मनी निभाते हुए चिराग पासवान ने यह ऐलान बार बार किया है कि बिहार के अवाम नौजवानों की क़यादत चाहते हैं। नीतीश कुमार अब थक चुके हैं और नीतीश कुमार अब कभी भी वजीर आला नहीं बन सकेंगे। तो बिहार के सियासी मुस्तकबिल और बिहार में शिया वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी से जुड़े कई सवालों के साथ खास मुलाकात में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जेडीयू माइनॉरिटी सेल के कौमी सदर और बिहार शिया वक्फ बोर्ड के नए चेयरमैन सैयद अफजल अब्बास से। अफजल अब्बास साहब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका खैर मकदम है। शुक्रिया। सबसे पहले आपको शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। और अब सियासी और चुनावी मामले से पहले वक्फ बोर्ड के हवाले से कुछ सवाल करना चाहूंगा। मैं जानना चाहता हूं कि कितनी अहम है चेयरमैन की यह जिम्मेदारी शिया वक्फ बोर्ड के लिए? देखिए, माजी पर गौर किया जाए तो ये देखा जा रहा है कि शिया वक्फ बोर्ड हो या सुन्नी वक्फ बोर्ड, जिस तरह से कौम की फलाह बहबूद के लिए काम करना चाहिए था, मुझे नहीं लगता कि उस तरह से काम किया गया है। उत्तर प्रदेश में भी आप देख लिए, हमेशा कहीं ना कहीं सुर्खियों में लोग रहते हैं। बिहार में भी कुछ इस तरह का हुआ है। लेकिन मैं माजी पे तनकीद करने के लिए आप करना भी नहीं चाहता, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ ये है कि जितनी गलतियां हैं उसको सुधारा जाए, पॉजिटिव डायरेक्शन में काम किया जाए। कल परसों 29 तारीख को हमको आपकी दुआओं के सहारे पूरी अवाम, शिया कम्युनिटी, सुन्नी कम्युनिटी, सारे लोग मुसलमान के बल्कि ये कहूं कि मुसलमानों की ख्वाहिश थी कि अफजल अब्बास खुद इस जिम्मेदारी को संभाले। मेरी कभी ख्वाहिश नहीं रही कि मैं शिया वक्फ बोर्ड या सुन्नी वक्फ बोर्ड, कभी ख्वाहिश नहीं रही। लेकिन जो हालात यहाँ पे नजर आए बिहार शिया वक्फ बोर्ड में, तो मजबूरन और बल्कि यूं कहा जाए कि कौम की फलाह बहबूद के लिए मुझे आना पड़ा। मेरी पहली प्राथमिकता ये है, पहली कोशिश ये है कि इंसानियत के बुनियाद पर, मैंने कल भी कहा, परसों भी कहा, आज भी मैं आपके चैनल पे कहा कि मैं सबसे पहले पटना की सरजमीन पर, एक पटना में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जो मल्टी स्पेशलिटी उसमें फैसिलिटीज है, वो पारस है। तो पारस के तर्ज पर इंसानियत के बुनियाद पे एक हॉस्पिटल बने ताकि कौम के गरीब गुरबा, जो लोग जहाँ 5 लाख रुपया लगता है वहां 2-2.5 लाख रुपया में उसका इलाज किया जा सके। दिल्ली जाना नहीं पड़े, जो गांव से लोग आते हैं वो परेशान होते हैं, उनका इलाज किया जाता है। एक मेरी सोच ये है और मैं समझता हूँ कि जब सोचिएगा नहीं तो अमल आप नहीं कर सकते। पहले आपकी ख्वाहिश आपकी हो, अज़्म आपका हो, तब आप आगे काम करते हैं। तो कल मैंने कह दिया इसमें कि इमाम हुसैन, मेरी अपनी जाती तौर पर कहा कि मैंने इमाम हुसैन हॉस्पिटल के नाम से मैं खोलने के लिए मैंने कह दिया, मैं हत्तल इम्कान कोशिश करूंगा इस पे किया जाए। और भी जो है तालीमी इदारे से, तालीम के लिहाज से हम खुद माइनॉरिटीज के लोग पिछड़े हैं, तो मैं समझता हूँ कि उस पर भी फोकस करना चाहिए। ठीक है। इसके बावजूद जो बदगुमानियां हुई हैं उस पर भी मेरी निगाहें हैं, क्योंकि मैंने ऑफिस अभी संभाला नहीं है, इलेक्शन के दौरान है, अपने वतन जा रहा हूँ और चूंकि वहां भी काम करना है, सियासत से जुड़ा हूँ, तो जाहिर सी बात है लोगों की डिमांड भी है, तो मैं भी रास्ते में हूँ और रास्ते से आपको स्काइप के जरिए लाइव दे रहा हूँ। मैं अब ऑफिस में बैठूं, उसके बाद से कुछ बिल्कुल। अफजल अब्बास साहब, एक अहम बात और ये है, आपने अपनी तरजीहात में से एक गिना दिया कि आप इमाम हुसैन एक हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं, इस नाम से बहुत अच्छी बात है। लेकिन किसी भी वक्फ बोर्ड की जब बात आती है मुल्क के किसी भी रियासत में, तो सबसे अहम मसला यह होता है कि वक्फ बोर्ड के जिन इमलाक पर कब्जा है उसे पहले उस कब्जे से आजाद कराया जाए। क्या आप हमें गिना पाएंगे कि पटना में या बिहार में बड़े बड़े कौन से ऐसी मिल्कियतें हैं जिन पर कब्जा है? देखिए, मैंने कहा कि अभी भी ऑफिस में संभाला भी नहीं, उस दिन अनकंटेस्टेड इलेक्ट हो गया, ऑफिस बैठूंगा, बहुत सारे फाइलें निकलेगी तो समझ में आएगी इंशाअल्लाह। आप यकीन रखिए कि हम जो लोग आसिफ है, गजब किए हुए हैं, उसके लिए हत्तल इम्कान जो हम छुड़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि वक्त की अमरात को हटाया जाए, छुड़ाया जाए।
इसमें दो राय नहीं कि वक्फ की अमलाक से बेची नहीं गई है। हमारे लोग हैं वो लोग भी गासिब हैं। मैं तो हमेशा, कल भी मैंने कहा और आज के आपके चैनल पे भी कह रहा हूँ, अफसोस की बात है कि जो वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनता है वो अपने बाप की जागीर, लफ्ज गलत होगा, अपनी मिल्कियत समझ लेता है। मैं तो कहता हूँ, लेकिन मैं अफजल अब्बास साहब फिर से ये सवाल करूंगा, चूंकि बिहार के आम अवाम नास को, कम्युनिटी के लोगों को भी और दीगर लोगों को भी पता है कि बहुत सारे ऐसे इमलाक हैं जो बिल्कुल शहर का दिल कहे जाने वाली फ्रेजर रोड, डाक बंगला के आसपास हैं। मैं आपकी जुबान से सुनना चाहता हूं कि कौन कौन सी ऐसी बिल्डिंगें हैं, कौन कौन सी ऐसी इमारतें हैं जो आपके लिए सर फहरिस्त है, जिन पर आप चाहेंगे कि जल्द से जल्द कब्जा खत्म कराया जाए। देखिए, जहां ट्रिब्यूनल का बात है, जैसे केसेस चल रहे हैं जिसपे लिटिगेशन है, पेपर देखे, मैंने कहा कि अभी मैंने ऑफिस ज्वाइन भी नहीं किया है, मुझे तहकीकात करनी पड़ेगी कौन से, लेकिन है बहुत सारी ऐसी जमीनें हैं जो शिया वक्फ बोर्ड की जमीनें हैं जिस पर लोगों ने कब्जा रखा है। कब्जा है तो सरकार मेरे साथ है, सरकार कहती है कि आप लीगल जाके आइए। जैसे फजल इमाम वाला मैटर था, वो हाई कोर्ट से लोग जीते, आज के खाली है। फिर कुछ में लोग ने बेचना चाहा, उस पर स्टे लगा हुआ है। और भी बहुत सारी जमीनें हैं, सिर्फ पटना ही मत देखिए, बिहार के कई गोशे में भी, कई जिलों में जो शिया वक्फ बोर्ड की जमीनें हैं, लोगों ने कब्जा कर रखा। मैं आपके चैनल के जरिए मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, बिहार की आवाम को, बिहार के सारे शिया कम्युनिटी को, मुसलमानों को भी दिलासा देना चाहता हूँ, यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जहां जहां भी गड़बड़ियां हुई है उस पर हर हालत में उसको हम अपने कब्जे में लेने की कोशिश की। चलिए, आपसे उम्मीद भी यही की जाती है। मैं आपको कुछ नाम गिना देता हूं। पटना फ्रेजर रोड पर वक्फ के अरबों के इमलाक हैं, जिनमें विशाल मेगा मार्ट से लेकर पटना वन मॉल तक का नाम आता है। और कई उनके सो कॉल्ड जो मालिकान हैं वो पार्टी में काफी अहम पोजीशन पर भी हुआ करते थे। आप ही की पार्टी में साबका चेयरमैन ने काफी कोशिशें की थी, अखबारात में रिपोर्ट्स भी आई, उम्मीद बंधी कि कब्जे खत्म होंगे और मुसलमानों का इससे फायदा पहुंचेगा। इस हवाले से मैं जानना चाहूंगा कि आपकी क्या कोशिशें रहेंगी। मैंने आपसे कहा ना कि जो भी हो, देखिए ऐसा है कि बिल्कुल सही, कुछ लोगों ने भी, कुछ हमारी भी गलतियां हैं, चेयरमैन की भी गलती है, कुछ लोगों की गलती भी है, जो भी, हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं। हमारी चीज को कब्जा करने क्यों दिया गया? कहीं ना कहीं मेरी नेग्लेंसी रही। जो कब्जा है, वक्फ की जमीन को लीज पे दिया है, सब बेचा नहीं जा सकता है, जो हम जानते हैं, अभी एक्ट पढ़ा भी नहीं है। अफजल अब्बास साहब, पटना शहर का दिल डाक बंगला है और वहां पर हसन पैलेस है जो वक्फ की मिल्कियत है, काफी महंगी है, काफी महंगी, मतलब पूरे पटना में सबसे महंगी जमीन कहीं पे मिल्कियत है तो वो डाक बंगला है। और वहां पर हसन पैलेस है, एक बड़ा मशहूर वहां पे जो किला है अपने आप में वो, और 400 से ज्यादा वहां पुलिस के जवान मुकीम हैं, सरकारी तौर पर रह रहे हैं। क्या इस पर कुछ आपकी कोशिश होगी? क्या आपको इस बारे में खबर है? बिल्कुल, मैं फिर भी कह रहा हूं, बिल्कुल कोशिश होगी। अगर हमारी जमीन कोई भी गसब किया हुआ है, कब्जा किया हुआ या इलीगल तरीके से रह रहा है या कानूनी दायरे के अंतर्गत नहीं आता है, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, इसके लिए जो भी करना पड़ेगा, हद इम्कान कानूनी कार्रवाई करते हुए उसको खाली कराने की कोशिश करेंगे। इससे अब मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, और यही उम्मीद के लोगों को भी यही हमसे उम्मीद है कि अफजल अब्बास आए हैं तो कुछ ना कुछ होगा। और लेकिन अफजल अब्बास तो किसी एक इमारत, किसी एक बिल्डिंग का नाम भी नहीं ले रहे, क्यों उम्मीद कर रहे हैं लोग अफजल अब्बास से? नहीं, चूंकि अफजल अब्बास को उम्मीद इसलिए कि अफजल अब्बास वक्फ का इसको चेयरमैन नहीं बन के आया है, बल्कि वक्फ का केयर टेकर बन के आया है। जान लीजिए आप। और मेरे कैरेक्टर के बारे में मेरे बारे लोग जानता है कि आदमी पैसे की लालच के लिए नहीं आया। मैं बताना नहीं चाह रहा आपके चैनल पे, मैं कौम की नहीं, आपको बताने के लिए ही हमने मदऊ किया है। खास मुलाकात सिर्फ इसीलिए है कि आपको जो जिम्मेदारी, जो ओहदा मिला है, उसके हवाले से हम कुछ सवालात करें ताकि नाजरीन तक उसका जवाब पहुंचे। ये नाजरीन को पता चले कि अब्दुल अब्बास की फहरिस्त में कौन कौन सी इमारतें, कौन कौन सी मिल्कियत सर फहरिस्त है जो आप चाहते हैं कि उसे आप हटाएंगे, उस पर से कब्जा खत्म करवाएंगे। देखिए ऐसा है कि मुझे अगर सिर्फ यही सवाल पूछा, मैं 3-4 उसके बाद 10 तारीख के बाद पूछिएगा, फाइलें निकाल के मैं एक एक करके गिना दूंगा। क्योंकि हम दिल्ली में रहते थे और यहाँ आने के बाद से जो बदउनवानी हमारे पहले के जो चेयरमैन ने किया है, बहुत सी जमीनें अपने लेटर पैड पे लिख के दे दिया है, किसी को दे दिया, शोरूम खोल दिया है, जो कानून के लिस्ट पर देने का अधिकार वक्फ बोर्ड का है 30 साल के लिए।
लेकिन चेयरमैन की ताकत नहीं है कि वो अपने कलम पे लिख के पैड पे लिख के दे दे। उसे बोर्ड से पास करना पड़ता है, बोर्ड मंत्रालय भेजती है, मंत्रालय से फिर वापस आता है, चेयरमैन करता है। बहुत सारी बदउनवानी हुई है। इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा सा मुझे वक्त दिए, और 10 नहीं 10 के 12 के 15 के बाद जब भी आप आधा घंटा नहीं 2 घंटा हमसे इसमें सवाल कीजिएगा, हर एक बिंदु पर आपका मैं जवाब दूंगा। फिलहाल इसलिए मैं मजबूर हूं कि बहुत सारे वाकफियत हमको नहीं कहा गया, मुझे फाइल निकलवाने पड़ेगी। और बिल्कुल सही कहा आपने कि अवाम की आपके हमसे उम्मीद है, अवाम का प्रेशर मेरे पर था कि आप संभालिए। अदरवाइज मैं कभी इस चक्कर में नहीं पड़ने वाला था। हमने जब आके 4 महीने से पटना में पड़े हुए, आपने कहा कि आप दिल्ली में रहते थे, आपको इस ताल्लुक से बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, तो फिर क्या आपको लग रहा है कि आप इंसाफ कर पाएंगे इस जिम्मेदारी के साथ? देखिए कि हम दिल्ली में रहे, जहां पे रहे, जानकारी अगर मिलेगी तो बिल्कुल इंसाफ होगा। और यह मैं कह रहा हूं कि 2 रोटी खाना है, कब्र में जाना है। और जान लीजिए भाई, आपके चैनल पर, आपकी नेशनल चैनल पे पूरी दुनिया देखती है मुझे। जिन लोगों ने अपने इमलाक को अवाम की फलाह के लिए वक्फ किया और कब्रों में चले गए, उनकी फलाह को, उनके इमलाक को अगर हम उसकी हिफाजत नहीं कर पा रहे हैं, दूसरे काबिजीन से हम छुड़ा नहीं पाएंगे, तो ये हम पर भी सवाल होगा ना, आप पर सवाल होगा। मैं तो कह रहा हूं, कुछ लोग हैं चेयरमैन बनते हैं लूटने के लिए। मैं आपके किसने लूटा अफजल साहब? बोला मैं खिदमत करने के लिए आया हूं। किसने लूटा? किसने अपने चैनलशिप में वक्त के इमलाक के साथ खुर्द बुर्द किया? किसने लूटा? मैं एक लाइन में आपके सवाल का जवाब दे दूं कि मैं आया हूं बिहार शिया वक्फ बोर्ड में एक तारीख लिखने के लिए, और उस तारीख लिखने के लिए 24 घंटा में मैं नहीं लिख सकता। मुझे जो लोग 20 साल 30 47 से लेके अब तक किए हैं, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मैं परसों 28 तारीख को डिपार्टमेंट गया था, जबकि मैं चेयरमैन नहीं था, कुछ तहकीकात करने के लिए। तो लोगों ने कहा कि शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड से ज्यादा लिटिगेशन शिया वक्फ बोर्ड में है। चूंकि जो हम सबकी बात नहीं कर सकते, एक से एक स्कॉलर है, इसमें भी मुर्शिदा साहब थे, जुबार हुसैन साहब थे, बहुत सारे लोग स्कॉलर, जस्टिस शमसुल हुदा साहब भी रहे, जिन लोगों ने बहुत सारी कौम के लिए प्रॉपर्टी थी, सर सुल्तान भी रहे। तो उन लोग एक जज्बात था कौम की खिदमत करने के लिए। कि अब जो लोग आ रहे हैं उनको समझ में आता है कि यहाँ पे कानून का खजाना है, माले गनीमत है, इसको इस तरह से बेच बाज के पैसा कमा लो। मेरा इंटेंशन बिल्कुल नहीं है, मेरे खिदमत करने का जितनी ताकत है, आप जिससे नाम ले रहे हैं। जो पुलिस वाली बात करें, मुझे जहन में बात आई, अच्छा आपने सवाल किया। हम सरकार से, प्रशासन से, कोर्ट से, ट्रिब्यूनल से, जैसे भी होगा, मेरी हक है तो हम उसको लेके रहेंगे, ये आप वादा कर रहे हैं। फ्रेजर रोड की इमलाक के ताल्लुक से साबिक चेयरमैन ने बहुत सारी कार्रवाई की है, लेकिन अभी वो मंजिल तक नहीं पहुंची है। क्या वो कार्रवाई वहां से आगे बढ़ाएंगे आप? मैंने बिल्कुल, साबिक चेयरमैन ने जितनी बदउनवानी की है यहाँ पे आके 1-1.5 साल, जब कब्रिस्तान में जो है बिल्डिंगें बनवा दी है, मैं नहीं, फिर वही सवाल है कमेंट्स करने की बात। कब्रिस्तान में बिल्डिंगें बनवा दी, कब्रिस्तान को लोगों को दे दिया, मस्जिद इमाम बाड़ा तक महफूज नहीं रह सके। शिया कम्युनिटी मस्जिद इमाम बाड़ा से बहुत ज्यादा, खास करके मस्जिद तो अल्लाह का घर है, इमाम बारगाहों में भी बेहुरमती की गई है। तो ये सब रिएक्शन था। मैं उसी बुनियाद पे माननीय मुख्यमंत्री ने मुझ पे विश्वास किया, मैं यकीन दिलाता हूं, पार्टी के नेता हमारे हैं, मैं उनके विश्वास पे पूरी तरह खरा उतरूंगा। और आपसे भी दुआ करूं कि मेरे लिए साबित कदम रहने के लिए दुआ करें। ठीक है, कुछ काम अच्छे हुए भी हैं, हमने हमारे चैनल ने उसकी रिपोर्ट्स दिखाई थी। जैसे वक्फ बोर्ड की पहल से इमामों की इमदाद के ताल्लुक से पहल हुई, गरीबों को कुछ जमीनें दी गई, उनको घर बनाने के लिए जमीन 30 साल के लिए लीज पर दिया गया। चांद कॉलोनी में ऐसे बहुत सारे गरीब गुरबा हैं जिनको मकान बनाकर भी दिया गया 30 साल के लिए। इस सिलसिले में मजीद कुछ इजाफा करेंगे या ये सब आपके नजर में ये बदनवानियों का मतलब एक हिस्सा है? चांद कॉलोनी के बारे में बहुत ज्यादा डिस्प्यूट है, बिल्कुल दिया गया। चांद कॉलोनी की बात आप करें मुझे, मैं चांद कॉलोनी में प्योर भ्रष्टाचार हुआ है, गरीबों को लूटा गया, गरीबों को दिया नहीं गया है। आपको रिपोर्ट है, आज पे रिपोर्टों को जाकर पूछिए, आज वहां 500 से 700 आदमी जो लोग खड़े हो जाएंगे आपको इंटरव्यू देने के लिए। बजाय दिखाने में गरीबों को दिया गया, लेकिन बैक डोर से 5-5 लाख 8-8 लाख रुपया लिया भी गया है। ये सब रिपोर्ट है, हमारे पास कोई प्रूफ अभी नहीं है। लेकिन अवाम ने उस दिन जब मैं जा रहा था रिजल्ट के बाद, लोगों ने चांद कॉलोनी पे ही गाय घाट के पास रोक के पूछा हमसे, हमें मुझे वक्त दीजिए, वक्त आएगा तो हम इसका जवाब देंगे। अभी कुछ जानकारी मेरे पास नहीं है, लेकिन बदउनवानियों को दूर करना मेरा काम है, मेरा कर्तव्य है। हम इसीलिए आए हैं, इंशाल्लाह दुआ कीजिए कि इसमें हम कामयाब हो।
चलिए अब कुछ सियासी पहलू पे बातचीत करते हैं। सियासी तज्ज़ियानिगार ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो है, मैं थोड़ा सियासी गुफ्तगू पे आ रहा हूं, बीजेपी चिराग से अपना घर रोशन और नीतीश का घर जला रही है, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए चिराग, मैं लोजपा को अच्छी तरह से जानता हूँ। शायद आपको मेरे बारे में जानकारी होगी कि मैं लोजपा का फाउंडर मेंबर रहा हूँ, 10 साल तक रहा हूँ। अब रामविलास पासवान मरहूम हो गए, स्वर्गीय, मैं कमेंट्स करना नहीं चाहता। रामविलास पासवान मौसम वैज्ञानिक थे, ये मौसम वैज्ञानिक है नहीं। बाप के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन भाप नहीं पाए। आज वो हाशिए पे हैं। एसी में बैठ के आके और ये चुनाव जीत लेना आसान नहीं है। रामविलास पासवान ने खाक छान के अपनी कद बढ़ाया था, ये लोग बाय द डिफॉल्ट आ गए हैं। ये समझते हैं कि नीतीश कुमार को हरा देंगे, मुमकिन नहीं है। हर आदमी का एक मेयार होता है। और जहां तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, प्रधानमंत्री, सब लोगों ने कह दिया कि बीजेपी जेडीयू एक साथ है, हम है और वीआईपी है, इसलिए हम इंटैक्ट है। एलजेपी से कोई लेना देना नहीं है। उसके बावजूद भी मान ना मान, मैं तेरा मेहमान, मैं समझता हूं कि वो, लेकिन बीजेपी के जो युवा मोर्चा है उसके सदर तेजस्वी सूर्या वो तो खूब तारीफें कर रहे हैं चिराग पासवान के, कि विजनरी लीडर हैं, विजन है उनके पास। क्या मतलब है इसका? देखिए किसने तारीफ की? तेजस्वी सूर्या, जो बीजेपी का जो युवा मोर्चा है उसके सदर। अब देखिए कौन, अब उनकी बात को हम नहीं, कौन क्या कर रहा है। प्रधानमंत्री से बड़े वो नहीं है, अमित शाह से बड़े नहीं है, जेपी नड्डा से बड़े नहीं है। तो बात तो मेरी औकात एक पार्टी के एक बार अन्ना सा वर्कर की हैसियत हो सकती है, हम नीतीश कुमार नहीं है। तो जो बड़ा होता है वही उसी की बात की जाती है। आपने अभी कहा कि काफी अरसे से आपने सियासत में खिदमत की है और आप पहले दूसरी पार्टियों में भी थे, लेकिन जेडीयू में भी आप काफी लंबे अरसे तक रहे हैं। लेकिन सवाल ये बनता है कि फिर पार्टी ने आपको टिकट क्यों नहीं दिया? मैंने कभी ख्वाहिश ही नहीं की लड़ने के लिए। पार्टी ने आपको लायक नहीं समझा? हम गवर्नमेंट ने टिकट का दावा ही नहीं किया। मैं क्यों अपने नेता पे उंगली उठा दूं कि हमने दावा मांगा? अगर मैं यकीन मांगता तो मिल जाता, इससे बड़ी बात नहीं थी। क्योंकि टिकट लेना बड़ी आसान बात है, लेकिन टिकट से ज्यादा जमीन पे, क्योंकि दिल्ली रहने के बाद जमीन पे काम करें तब जाके मजा आता है। हवा में हम आके अपनी बदनामी भी कराए, अभी सब और पार्टी की भी है, मैं नहीं समझता। उसके लिए मुझे 1 साल जमीन पे खटना पड़ता है। मैक्सिमम टाइम जो मैंने दिल्ली में गुजारा है, इस वजह से मैं सोचा कि नहीं, पार्टी का जो निर्णय होगा उसको मानेंगे। हमको आदेश हुआ कि आप संभालिए, फिर मौका मिलेगा, देखा जाएगा। देखिए एमएलए एमपी बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं होती है। बात है जो आदमी कौम की खिदमत करने का, समाज की खिदमत करने का जज्बा अगर होगा तो हर तरह से, किसी तरह से भी कर सकता है। क्या सियासत समाजी खिदमत का अहम जरिया नहीं है? बिल्कुल है। तो अगर आप एमपी एमएलए बन जाते तो इसमें बुरा क्या है? सियासत की बुनियाद देखिए, सियासत जो है वो खिदमत की बुनियाद के लिए है, समाज की सेवा करने के लिए है। लेकिन जो अभी जो ट्रेंड चल रहा है, जो आज की सियासत, आज से 20 साल पहले समाजवाद के लोग हैं, आज की सियासत पहले के साथ बहुत फर्क आ गया है। लेकिन सियासत की बुनियाद जो है खिदमत पे है, सामाजिक समाज। अगर आपको टिकट ऑफर होता तो आप ना कर देते? देखिए अब हम देखिए अभी क्या होता है वो अलग बात है। मैंने कभी ख्वाहिश ही नहीं की। अगर बॉस सुप्रीमो का आदेश था लड़ने के लिए तो मैं बिल्कुल मैं लड़ता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जेडीयू का नारा था, खुद आपने भी ये नारा कई बार लगाया था कि संघ हटाओ देश बचाओ, शराब हटाओ समाज बचाओ। जेडीयू क्या क्या हटा पाई और क्या क्या बचा पाई? देखिए जहां तक शराब की बात आप कर रहे हैं, मैं यकीन के साथ कह रहा हूं आपको कि शराब कानून देश में बहुत सारे हैं। हत्या होती है, कत्ल होता है तो 302 धारा है। क्या हत्याएं आज बंद हो गई? कानून इसलिए बनाया जाता है कि समाज में एक सुधार हो। आज 23वें पायदान पे क्राइम के रेशियो पे अगर है तो बिहार है। क्यों है? शराबबंदी के बाद बहुत से लोग रोड पे चलते थे, न्यूसेंस क्रिएट करते थे, वो भी सब बंद हो रहा। आप इस कहेंगे हमसे कि शराबबंदी हो रही, लोग पी रहे हैं, तो मैं ये कहूंगा कि जो अगर गलत तरीके से अगर वो शराब बेच भी रहे हैं तो पकड़े भी जा रहे हैं, जेल के सलाखों में। लेकिन उस नारे का एक हिस्सा और है कि वो नारा था आपका, वो दूसरे हिस्से का क्या हुआ? देखिए हमें कहीं लगा, हम ये संघ मुक्त भारत की बात आप कर रहे हैं, तो देखिए हमारी आइडियोलॉजी साफ हम
हम 16 साल तक एनडीए के साथ रहे, उसके बाद फिर हम 1.5 साल के लिए नहीं, मैं एनडीए की तो बात ही नहीं कर रहा हूं ना, मैं बीजेपी या एनडीए की बात नहीं कर रहा हूं। आपका नारा था संघ हटाओ देश बचाओ और शराब हटाओ समाज बचाओ। तो क्या संघ को हटाने वाले स्टैंड से अब जेडीयू पीछे है? वो गलत नारा था, गलती थी जेडीयू की उस वक्त। ये जहां तक मुझे पता है कि संघ हटाओ और संघमुक्त भारत की बात मेरे ये बात आई, लेकिन कभी नीतीश कुमार जी ने कभी ऐसा बयान शायद मैं समझता को नहीं दिया। ये बात उठी, मैं बिल्कुल सही कह रहा, मैं देखिए आईने को झुटलाया नहीं जा सकता है। जो बातें उठ रही थी कि संघ मुक्त भारत की बात, मैं जहां तक जानता हूं कि नीतीश कुमार जी की जबान से ये बात नहीं निकली थी। संघ अलग एक विचारधारा के लोग हैं, अगर उनके विचारधाराओं से मैंने समझौता कर लिया हो तो मुझे बताइए। हम आज भी उसी विचार सामाजिक समरसता की बात करने वाले हैं। हम आज भी चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है, मुंगेर में जो हालिया जो वहां तशद्दुद फूट पड़ा और उसकी वजह कर जो मुंगेर का वोटिंग टर्नआउट है बहुत गिर गया, बहुत नीचे चला गया, लेकिन क्या आपको अब यह लगता है कि दूसरे और तीसरे मरहले में मुंगेर के इस वाकये के का असर पड़ने वाला इंतखाबी नुकसान हो सकता है जेडीयू को? देखिए ये एक हादसा था और एक्शन नहीं ले सकती थी, इसलिए कि सरकार वहां पे है नहीं। सरकार तो एक तरह से केयर टेकर होती है और चीफ सेक्रेटरी के आधार चुनाव आयोग के अंतर्गत जो आता है वो कर पाती है। हम लोग अभी चुनाव आयोग ने एक्शन लिया, एक्शन लेने के बाद देखिए वहां के डीएम और एसपी का तबादला हुआ। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि बच्चे की मौत होती है, इसकी मां की गोदी सोनी हुई। जिस घर का जवान जाता है, लड़का जाता है, वही समझता है, उसके घर वाले समझते हैं। हम लोग टीवी पे बैठ के हम लोग सद्भावना देते हैं। सवाल ये कि चुनावी माहौल है, क्या जेडीयू को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है? नहीं देखिए, हादसा तो हुए तो उसका फायदा नुकसान क्या भाई? हादसा हुए, रिएक्शन वहां पे हुआ है, नो डाउट। जिसका घर जला है, जिसके घर के बच्चे मरे हैं, बच्चा मरा है, तो आक्रोशित तो लोग हुए। प्रशासन को अगर संजीदगी से लेता तो मैं समझता हूं कि ये नहीं होता, और इसी के बुनियाद पे एसपीडीएम को चुनाव आयोग ने हटाया। चलिए अगला सवाल है अफजल साहब कि एलजेपी के बड़े लीडर ने कह दिया है कि चुनाव के बाद नीतीश के फिर से महागठबंधन यानी आरजेडी के साथ जाने के इम्कानात हैं। इस पे कुछ कहेंगे आप? ये चिराग पासवान का बयान है क्या? बिल्कुल उसी पार्टी से बयान आ रहा है। और चिराग पासवान कब क्या बोल दे तो नीतीश कुमार को जेल भेज देंगे, तो उनकी बात को हम तवज्जो नहीं दे रहे। हाशिए पे चले गए हैं, लाइमलाइट पे आने के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। एनडीए इंटेक्ट है और आप लिख लीजिए, फिर जेडीयू की और बीजेपी की सरकार बनेगी इंशाल्लाह। 10 तारीख को फिर अब मौका मिला तो हम आपसे बात करेंगे। एक आखिरी सवाल, बिहार में उर्दू की लाजमियत को खत्म किए जाने और 40 तलबा की कैद से जो उर्दू हलकों में नाराजगी है उसका क्या होगा? क्या जेडीयू को उसका नुकसान उठाना पड़ेगा? देखिए सवाल हमसे कई चैनल ने पूछा, लेकिन इस हिस्से में हमें मौका मिले तो माननीय मुख्यमंत्री से वो बात करेंगे हम कि सर इसको देखा जाए। मैं समझता हूं कि अगर इस तरह की बात है तो इसको अमेंडमेंट दोबारा इसी लाना चाहिए जहां पे जो पहले था। नुकसान की बात नहीं, हमने 2400 मदरसों को दिया, हमने और भी नौकरियां दी। यहाँ बात से की हो रही थी जी, बेहतर। और मैं उम्मीद करूंगा कि आपकी जो उम्मीदें हैं वो उम्मीदें बर आए और वक्फ बोर्ड के हवाले से आप वो तमाम उम्मीदों को पूरा कर पाएं और जो बहुत सारे कब्जे हैं, पटना के शहर का जो दिल कहे जाने वाला इलाका है डाक बंगला के आसपास का और बाकी कई अजला में, ये तमाम चीज़ों पर जो कब्जात हैं वो खत्म हो सके। बहुत शुक्रिया अफजल अब्बास साहब, न्यूज़ 18 उर्दू से इस खास मुलाकात के लिए बहुत शुक्रिया। आदाब।